नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारी जो 12th क्लास चल रही थी, कौन सी क्लास? 12th क्लास चल रही थी हमारी। और 12th क्लास में टॉपिक चल रहा था हमारा डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट किया मतलब लगभग आधी पढ़ ली थी। आज देखो, पूरी जो क्लास है ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट पर आधारित होगी। और आज ऑक्सीडेशन स्टेट को खत्म करेंगे, जब थोड़ी बड़ी क्लास हो जाए और उसको कंप्लीट करेंगे बाइंड अप, है ना। फिर उसके बाद डी ब्लॉक के अंदर मान लो एक क्लास और मान लो खींच के एक या दो क्लास देख लेंगे, जब तक एक क्लास में हो जाएगा। और उसके बाद एफ ब्लॉक में ज्यादा नहीं लगेगा, एफ ब्लॉक में दो तीन क्लास लगेगी बस। यानी मुश्किल से मान लो आज की क्लास के बाद आपकी 5 क्लास मैक्सिमम है इस चैप्टर में। ठीक है ना। चलिए, तो बगैर देरी किए अपन शुरुआत करते हैं। और देखिए, हाँ जी, यानी अपना जो टॉपिक चल रहा है, अपन ने पढ़ा था कि भाई जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना आपकी, ऑक्सीकरण अवस्था, उसका जो तुलनात्मक स्थायित्व है, जैसे मान लो दो एलिमेंट्स ले लिए, उनमें तुलना करें, तो उस तुलनात्मक स्थायित्व को अपन एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, कि भाई अर्धपूरित विन्यास है या पूर्ण पूरित विन्यास है, कैसा विन्यास है, या फिर उसको भाई कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, यानी जो क्रमागत आयनन एंथैल्पी है ना, उसके आधार पर कुछ सूचनाएं अपन को मिल जाती हैं। लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व की जो बिल्कुल एकदम सटीक व्याख्या करनी ना, सही सही व्याख्या, तो वो अपन इलेक्ट्रॉन विभव के मान के आधार पर कर सकते हैं भैया। इसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन विभव के मान के आधार पर, तो आज जो अपनी हेडिंग होगी वो है इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है ना। ये पीछे की अपन ने क्लास में लिख दिया था, ये पीछे की क्लास में अपन ने लिख दिया था। अब अपन देख रहे हैं यहां से इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर, तो अपनी हेडिंग है इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड हाँ जी, इलेक्ट्रोड विभव। आज अपन इस टॉपिक को देखते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। और देखिए, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, सुनिए आप। देखिए भाई, जब अपन किसी धातु की छड़ को, वैसे अपन ने इलेक्ट्रोड विभव कंप्लीट पढ़ रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, है ना। यूट्यूब पे मैंने सारी क्लासें पढ़ा रखी है, वैसे लास्ट चैप्टर चल रहा है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके आयनों से बने विलयन में डुबोते हैं, तो क्षण और विलयन के मध्य में आवेश का क्या होता है, सेपरेशन होता है, चार्ज सेपरेशन, आवेश पृथक्करण। उस वजह से एक विभव उत्पन्न होता है, उस विभव का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन विभव। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं सीधी। जब किसी जब किसी धातु की छड़ को धातु की छड़ को उसके आयनों से बने आयनों से बने विलयन में आयनों से बने विलयन में डुबोया जाता है। आयनों से बने विलयन में डुबोया जाता है। तो आवेश पृथक्करण के कारण आवेश पृथक्करण के कारण क्षण आवेश पृथक्करण के कारण क्षण व विलयन के मध्य
कड़वे विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, एक विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस प्रक्रम में निम्न ऊर्जाएं सम्मिलित है ना, यानी मैं यहां लिख देता हूं, हाँ जी, इस प्रक्रम में, यानी ये जो प्रोसेस है पूरा, इस प्रक्रम में निम्न ऊर्जाएं इस प्रक्रम में निम्न ऊर्जाएं सम्मिलित हैं, ये सम्मिलित होती हैं। इस प्रक्रम में निम्न ऊर्जाएं सम्मिलित होती हैं। देखिए, कौन कौन सी ऊर्जाएं सम्मिलित हैं, सुनिए अब। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, मान लो अरे ये कोई मेटल है, मान लो अपने पास धातु की छड़ है, धातु तो कौन सी अवस्था में मिलती है? ठोस अवस्था में मिलती है। अब ठोस से सीधे इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं भाई, अरे ठोस से सीधे इलेक्ट्रॉन थोड़े ना निकलते हैं, नहीं, ठोस से सीधे ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। और जब ठोस से सीधे ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे तो फिर क्या होगा, सुनिए अब। पहले क्या करना पड़ेगा इसको, अरे इसको गैसीय अवस्था में लाना पड़ेगा। क्यों? अपन क्या करेंगे, जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों से बने विलयन में, तो इस धातु की छड़ को पहले आयन में चेंज करना पड़ेगा अपन को। तो इसको जब आयन में चेंज करेंगे तो आयन में चेंज तो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उससे। और इलेक्ट्रॉन ठोस अवस्था से निकलते नहीं है, तो उसको कौन सी अवस्था में लाना पड़ेगा? गैसीय अवस्था में। और हमको पता है ठोस को सीधे गैसीय अवस्था में लाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, अरे आपको ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। कौन सी? ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, डेल्टा एच सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी। तो इससे ये किसमें, गैस में चेंज हो गया। अब क्या करो आप, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आप, और जैसे ही इससे आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये गैसीय धनायन में चेंज हो गया। मान लो इससे क्या किया आपने भाई, अभी तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसलिए ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है आप, इसको क्या कहना पड़ेगा, आई फर्स्ट। फिर पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और उसको बोलते हैं अपन आयनन एंथैल्पी, या आयनन ऊर्जा, या आयनन विभव। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, आई, अरे सेकंड, आई सेकंड। अब इससे क्या करो आप, अरे ये किसमें चेंज हो गया आपकी, M+2 गैसियस में, M+2 गैसियस में। अब इसको क्या करो आप, अरे ये गैसीय धनायन तो बन गया। अब अपन ने भाई दो इलेक्ट्रॉन क्यों निकाले, क्योंकि अपन को पता है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, अरे जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है आपके, +2। कितनी? +2। कुछ है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, और जनरली +2 होती है, इसलिए अपन ने +2 तक लिख लिया। अब इसको क्या करो, अरे इसको पानी में डाल दो ना, वाटर में डाल दो इसको। तो जल के हम क्या करेंगे, इस आयन को चारों तरफ से घेर लेंगे,
और इसको सॉल्वेलाइज कर देंगे ना, विलायकीकृत कर देंगे इसको, यानी जल के अणु चारों तरफ जुड़ जाएंगे, इसको अरे घोल देंगे, यानी सॉल्यूशन बना देंगे। क्यों सॉल्यूशन बनाना है ना अपन को, धातु की छड़ को उसके आयनों से बने विलयन में डुबोना है, तो विलयन तो तभी बनेगा जब इसको किसमें, अरे विलायक में डालोगे तभी तो बनेगा। ताकि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है विलायक कुछ नहीं दे तो जल ही मानते हैं, इसको चारों तरफ से घेर लेंगे और इसको घोल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके, अरे ये क्या बन जाएगा बच्चों आपके, ये बनेगा आपके M+2 और आगे एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय विलयन बन गया, ये कौन सा, जलीय विलयन। और इस दौरान देखो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, यानी कुछ ऊर्जा निकलती है, और उस निकलने वाली ऊर्जा का नाम क्या है, अरे डेल्टा एच हाइड्रेशन, यानी इसको जलयोजन एंथैल्पी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, जलयोजन एंथैल्पी। तो देखो ये, अरे ठोस को गैस में चेंज किया है, एनर्जी देनी पड़ रही है, सब्लिमेशन दी, इलेक्ट्रॉन निकाला, एनर्जी दी, तो ये भी देनी पड़ रही है। यहां भी इलेक्ट्रॉन निकाला है, मतलब निकाला है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब ये भी दी जा रही है, ये भी दी जा रही है, ये भी दी जा रही है। और जब एनर्जी दी जाती है तो एनर्जी का जो साइन है वो पॉजिटिव आता है ना, भाई उष्मा दे रहे हैं तो उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है ना, ये तीनों ही कैसी हैं, उष्मा शोषी। यहां जब आयनों को चारों तरफ से जल के अणु घेरते हैं, यानी उसका जलयोजन करते हैं, उस दौरान एनर्जी निकलती है, और एनर्जी निकलती है तो नेगेटिव साइन लेते हैं कि उष्मा क्षेपी के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे ये और ये देनी पड़ रही है, वो निकल रही, कौन सी, डेल्टा एच हाइड्रेशन। यदि इन तीनों का स्तंभ पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है, वो ज्यादा है किससे, इससे, तब तो इलेक्ट्रॉन विभव कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और यदि इन तीनों का स्तंभ क्या है, कम, किससे, इससे, तो इलेक्ट्रॉन विभव कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव है। तो मैं इस बात को लिखता हूं देखो आपके लिए कि नेगेटिव कब आएगा, सुनिए अब, यानी नेगेटिव कब आएगा, अरे नेगेटिव जब आएगा, यानी अपन क्या कह रहे हैं, जब, या ऐसे लिख दूं, यदि डेल्टा एच जो आपके हाइड्रेशन है, अरे डेल्टा एच हाइड्रेशन यानी जलयोजन एंथैल्पी है, ये ज्यादा है किससे, डेल्टा एच सब्लिमेशन, यानी आपके ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी प्लस आईई फर्स्ट प्लस आईई अरे सेकंड से ज्यादा है। ये वैल्यू नेगेटिव में और ये तीनों कैसी है, पॉजिटिव में, और नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है, तो हमको पता है क्या, तो फिर आपके जो ये आने वाला है ना, क्या, अरे इलेक्ट्रॉन विभव, क्या, जो इलेक्ट्रॉन विभव है आपके ई इलेक्ट्रॉन, अरे वो वैल्यू कैसी आएगी बच्चों, अरे वो नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी, नेगेटिव है। और यदि क्या हो, उल्टा हो जाए आपके, ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि आपकी जो ये डेल्टा एच हाइड्रेशन है ये लेसर देन हो, कम हो, किससे, अरे डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आईई फर्स्ट प्लस आईई अरे सेकंड से, आईई सेकंड से, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन विभव का मान आएगा, अरे वो कैसा आएगा बच्चों, अब की बार प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है, माइनस वाली कम, तो ये कैसा आ जाएगा, अरे ये पॉजिटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और ऊपर वाला कैसा आया था, नेगेटिव। अरे ऊपर वाला कैसा आया था, नेगेटिव। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि यदि आयनाइजेशन एंथैल्पी सब्लिमेशन एंथैल्पी का सम हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान धनात्मक, और कम है तो ऋणात्मक। इतनी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं, अपन कुछ वैल्यू लिखता हूं मैं, वो वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, अरे वो वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है बच्चों, वो तो सिर्फ आपको क्या, एक कंपैरिजन करना अपन को। और मैं लिखता हूं देखो आपके लिए वो वैल्यू, वो वैल्यू क्या है देखो आप, हाँ जी, देखिए जैसे मैंने लिख दिया, मान लो आपको ये टाइटेनियम
+2 दिखा रहा है, और इधर मैंने लिख दिया टाइटेनियम। इसका मतलब क्या है? अरे +2 से उदासीन हो गया, इसका मतलब अपचयन हो गया, तो अपन अपचयन विभव लिख रहे हैं इनका सबका। क्या लिख रहे हैं? अपचयन विभव लिख रहे हैं सबका। क्यों? आईयूपीएसी अरे मानक अपचयन विभव को ही क्या मानती है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक अपचयन विभव को ही क्या मानती है भाई? अरे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मैं सबके क्या लिख रहा हूं? मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख रहा हूं। मैं सबके क्या लिख रहा हूं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी चाहो तो देखो इसको ऐसा लिख देते हैं, चलो थोड़ा और आपको ना और ज्यादा बढ़िया समझ में आ जाए। देखो ऐसे लिखू मैं, देखो ई नॉट देखिए, हाँ जी, जैसे मैंने लिख दिया, मान लो आपको ई नॉट और क्या टाइटेनियम+2, इससे टाइटेनियम, यानी ये टाइटेनियम का क्या हो गया? मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसकी वैल्यू ले रहे हैं अपन, टाइटेनियम के मानक इलेक्ट्रोड अरे विभव की वैल्यू ले रहे हैं अपन। और दूसरा टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, यानी V+2 V। ऐसे Cr+2 Cr, और मैग्नीज के लिए ले लेते हैं Mn+2 Mn, और आयरन के लिए Fe+2 Fe, और कोबाल्ट के लिए CO+2 CO। ये लो, और उसके बाद मैं लिखता हूं आपके लिए, देखो कोबाल्ट के बाद है निकल कोबाल्ट, सॉरी आयरन कोबाल्ट निकल, यानी E0 Ni+2 Ni, और E0 कॉपर+2 कॉपर, और एक E0 Zn+2 Zn+2 Zn। ठीक है ना? अब देखिए मैं इनके लिए वैल्यू लिखता हूं इनकी, और इनकी वैल्यू क्या है देखो सुनिए अब। हाँ जी, एक सेकेंड। देखिए इसकी जो वैल्यू है ना, आपको वैल्यू याद नहीं रखनी, मैं वैल्यू लिख रहा हूं ना आपको समझाने के लिए, ठीक है ना? आपको बाकी याद रखनी नहीं है। देखिए ये कितना है? अरे माइनस का 1.63 वोल्ट, ये वैल्यू है इसकी। इसकी कितनी है आपको याद क्या रखना, वो मैं बता दूंगा आपको। 1.12 वोल्ट, यानी आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी। माइनस का 0.90 वोल्ट, माइनस का 1.18 वोल्ट, और इसका है आपकी माइनस का 0.44 वोल्ट, इसका माइनस का 0.28 वोल्ट, और इसका कितना है? माइनस का 0.25 वोल्ट, और इसका है प्लस का 0.34 वोल्ट, और इसका तो आपको पता ही जिंक का, अरे जिंक क्या कॉपर वगैरह है इनका भी आपको पता है। ठीक है, डैनियल सेल में जिंक और कॉपर दो ही तो होते हैं, जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड, ज्यादा नहीं, तो ये तो आपको याद है ही। अब सुनिए, अब यहां से अब अपन 2 4 5 पॉइंट लिखने वाले हैं। देखिए एक तो क्या, सुनिए अब, जैसे देखो इसका भाई, अब कोई सोच रहा है कि स्कैंडियम क्यों नहीं लिखा सर? अरे स्कैंडियम इसलिए नहीं लिखा अपन ने, क्यों? स्कैंडियम तो केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो +2 दिखाता ही नहीं।
तो फिर उसके लिए अपन ने लिखा है, ठीक है ना। यानी उसका जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है स्कैंडियम का, अरे वो बहुत कम स्थायी है ना, इसलिए वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते ही नहीं। कौन सा दिखाता है? केवल +3, ठीक है ना। तो एक बात तो ये क्लियर कर दी मैंने। तो नेगेटिव में जितनी ज्यादा वैल्यू होती है ना, अरे नेगेटिव में जितनी ज्यादा वैल्यू होती है मतलब मान, वो उतना ही कम होता है, उतना ही छोटा होता है। तो यहां देखो ये नेगेटिव वैल्यू है ज्यादा, ये नेगेटिव वैल्यू और कम हुई, ये और कम। इसका मतलब इधर से इधर गए, यहां से यहां तक, कहां से? टाइटेनियम से लेकर क्रोमियम तक गए, तो क्या हुआ? मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान बढ़ा। अरे मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान बढ़ा, बढ़ा या नहीं? फिर देखो बढ़ना चाहिए पर ये घट गया, अरे यहां जाके गड़बड़ हो गई, बढ़ने की बजाय घट गया। फिर देखो वापस बढ़ गया, बढ़ गया, इधर भी देखो बढ़ गया, बढ़ गया, और फिर जाके क्या हुआ? अरे ये घट गया। इसका मतलब क्या कहेंगे अपन कि जो 3D श्रेणी है आपकी कौन सी? अरे 3D श्रेणी है, उसमें जो E0M+2M, यानी जो अपचयन विभव कौन सा? +2 से उदासीन वाला, उसका मान अनियमित रूप से बढ़ रहा है। अरे बढ़ तो रहा है पर कैसा? अनियमित। अनियमित क्यों? यहां से यहां तक बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ा, फिर घट गया। कहां? जिंक में जाके, ठीक है ना। आपको दो चीज याद रखनी, कैसे? भाई स्कैंडियम तो +2 दिखाएगा ही नहीं, इसलिए उसका तो लिया ही नहीं अपन ने। फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम बढ़ गया, मैग्नीज पे घट गया, फिर मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर तक बढ़ गया, और फिर जिंक में घट गया। बस इसको याद रखने में कौन सी जोर है? आपको एक्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी, बस इतना याद रखना किसका ज्यादा किसका कम, ठीक है। अब मैं इससे कुछ 2 4 5 पॉइंट लिख रहा हूं आपके लिए, देखिए क्या, देखिए 2 4 5 पॉइंट क्या है। हाँ, एक सेकंड। चलिए देखिए, हाँ जी, आगे देखिए। तो अब मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं यहां से, अब यानी यहां से मैं लिख दूं कि कुछ पॉइंट हैं आपकी, और वो क्या है? देखिए कुछ मुख्य बिंदु, कुछ मुख्य बिंदु है ना। कुछ मुख्य बिंदु, और मुख्य बिंदु तो क्या है? देखो सुनिए आप, मुख्य बिंदु तो यही है आपके क्या? देखिए सबसे पहला बिंदु तो यही है अपने, मुख्य बिंदु में सबसे पहला तो कि भाई जो संक्रमण श्रेणी है, 3D श्रेणी, इसमें जो M+2M जो है आपके, है ना भाई, M+2M का मतलब क्या है? अरे कोई सा भी मेटल ले लिया अपन ने, M का मतलब कोई सा मेटल हो सकता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोई सा हो सकता है। तो उसका जो मान है वो अनियमित रूप से बढ़ रहा है, और एक जिंक है और एक मैग्नीज है, उसका मान अपेक्षित मान जितनी है ना, एक्सपेक्टेशन की जा रही है, उससे भी ज्यादा क्या है? ऋणात्मक, ठीक है ना। उसका कारण क्या है वो देखते हैं अभी, ठीक है ना। ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एच हाइड्रेशन ज्यादा होगी कहीं ना कहीं, किससे? वो तीनों के सबसे, और उन तीनों में भी है ना जो ज्यादा रोल निभाता है ना, अरे पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है कम, वही गड़बड़ करती है, ठीक है ना। तो क्या लिख रहे हैं अपन कि 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर E0M+2M के मान, के मान अनियमित रूप से बढ़ते हैं भैया ना। कैसे बढ़ते हैं? के मान अनियमित रूप से बढ़ते हैं।
मैग्नीज व जिंक के लिए, मैग्नीज व जिंक के लिए ये मान, ये मान मैग्नीज व जिंक के लिए ये मान अपेक्षित मानों से भी, ये मान अपेक्षित मानों से भी, अपेक्षित मानों से भी अधिक ऋणात्मक प्राप्त होते हैं। मानों से भी अधिक ऋणात्मक प्राप्त होते हैं भैया ना। अब ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, होते हैं क्योंकि इनकी द्वितीय जो आयनन एंथैल्पी है, द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान, द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान तुलनात्मक रूप से कम होता है। तुलनात्मक रूप से कैसा होता है, कम। ठीक है ना। अरे जैसे मैग्नीज 3d5 4s2, एक इलेक्ट्रॉन एस से निकल गया, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, क्यों, अर्धपूरित विन्यास है ना उसके पास। अब दूसरा एस से एक निकल गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, तो द्वितीय जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान इनके लिए कैसा होता है, अरे कम। जैसे जिंक का पूर्णपूरित विन्यास है ना, एस से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो अब की बार एस से दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा पहले के बजाय। तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू घट गई, नेगेटिव वैल्यू अरे ज्यादा बढ़ गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो तुलनात्मक रूप से कम होता है ना, तुलनात्मक रूप से कैसा होता है, कम। अब तुलनात्मक रूप से कम होगा क्या, अरे द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आसानी से किसमें, अरे M+2 आयन में ऑक्सीकृत हो जाएंगे आसानी से। तो क्या कहेंगे, इनका जो M+2 है ना वो शीघ्र बन जाएगा ना, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण ये शीघ्रता से, जिसके कारण ये शीघ्रता से M+2 में, ठीक है ना, बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं, बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये लो, एक तो मैग्नीज और जिंक हो गया, दूसरा कॉपर गड़बड़ कर रहा है। कॉपर का कैसा है, धनात्मक। अब धनात्मक क्यों है, इसका मतलब अरे कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो 3d10 4s1 एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही उसको पूर्ण पूरित विन्यास मिल जाएगा। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, अरे मुश्किल है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अब की बार द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान कैसा होगा, अरे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जलयोजन ऊर्जा है वो कम निकलेगी, यानी जलयोजन ऊर्जा उसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना उसको बैलेंस नहीं कर पाएगी ना। इसलिए कॉपर का जो आयनन वो इलेक्ट्रॉन विभव है उसका मान कैसा होता है, धनात्मक। तो दूसरा पॉइंट अपन यही लिखेंगे, क्या, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है अपने पास, ठीक है ना, कि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन विभव है उसका मान कैसा है भाई, अरे धनात्मक है ना। यानी कॉपर के इलेक्ट्रॉन विभव, कॉपर के इलेक्ट्रॉन विभव, तो आपसे ऐसे पूछ लेगा
तो ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव है कौन सा, M+2 M वाला, उसका मान धनात्मक प्राप्त होता है। क्यों? तो अब मैंने धनात्मक ऋणात्मक के लिए आपको बता ही रखा है। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव, और इलेक्ट्रोड विभव कौन सा, अरे E0 Cu+2 Cu, इसकी बात कर रहे हैं, का मान धनात्मक होता है, क्योंकि क्योंकि कॉपर से क्योंकि कॉपर+2 बनने के दौरान कॉपर से कॉपर+2 बनने के दौरान आवश्यक उच्च ऊर्जा आवश्यक उच्च ऊर्जा, और वो आवश्यक उच्च ऊर्जा कौन कौन सी है, अरे डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस IE फर्स्ट प्लस IE सेकंड, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस IE फर्स्ट प्लस IE सेकंड, ठीक है ना। इसकी जल योजन एंथैल्पी, कौन सी एंथैल्पी, अरे जल योजन एंथैल्पी, और जल योजन एंथैल्पी का मतलब अरे डेल्टा एच हाइड्रेशन, अब इतना तो आपको पता ही है, से संतुलित नहीं हो पाती, संतुलित नहीं हो पाती है, यानी इसकी जो मतलब कॉपर से कॉपर+2 बनने के दौरान जो आवश्यक उच्च ऊर्जा है वो इसकी जलयोजन एंथैल्पी से क्या नहीं हो पाती है, अरे बैलेंस नहीं हो पाती है ना, संतुलित नहीं हो पाती, इसलिए कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव है वो कैसा होता है, धनात्मक, संतुलित नहीं हो पाती है, तथा कुल एंथैल्पी परिवर्तन कैसा, एंथैल्पी परिवर्तन कैसा रहता है भाई, अरे धनात्मक रहता है ना, कुल एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक रहता है, अरे कुल एंथैल्पी परिवर्तन कैसा रहता है भाई, धनात्मक रहता है ना, कुल एंथैल्पी परिवर्तन कैसा रहता है, अरे धनात्मक रहता है, इस वजह से कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉन विभव कैसा आएगा, अरे पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। एक देखो, जिन धातुओं के लिए ना जो मानक इलेक्ट्रोड होगा कौन सा, M+2 से M वाला, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी क्या होगी, ज्यादा, इसका मतलब उसकी जो M+2 ऑक्सीकरण अवस्था उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, यानी वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी अपने आप, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी लिखते हैं, यानी जो अगला पॉइंट है आपकी, तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट क्या है, जिन संक्रमण धातुओं के लिए जिन संक्रमण धातुओं के लिए
ई नॉट एम प्लस टू एम, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन विभव है इसका मान जितना न्यूनतम होगा या जितना अधिक ऋणात्मक होगा, ऐसा कह दो, जितना न्यूनतम होगा उसकी ऑक्सीकृत होने की, उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, उनकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ही क्या होगी, उच्च होगी। ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ही क्या होगी भाई, अरे उच्च होगी। तथा उसकी +2 तथा उसकी +2 ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अवस्था का +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व उतना ही उच्च होगा, उतना ही क्या होगा, अरे उच्च होगा भाई, उतना ही उच्च होगा। उसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व उतना ही क्या होगा, अरे उच्च होगा भाई, ठीक है ना। उसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व उतना ही क्या होगा, उच्च होगा। उसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व उतना ही क्या होगा, अरे उच्च होगा भैया ना। अब देखिए एक सवाल लेते हैं, देखो तो कॉपर का 3d10 विन्यास होता है, जैसे कॉपर प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसको 3d10 विन्यास मिल जाएगा, और हम कहते हैं 3d10 का मतलब पूर्ण पूरित विन्यास मिल गया, इसका मतलब उसका स्थायित्व ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जलीय विलयन के अंदर कॉपर प्लस है वो कम स्थायी होता है ना, बजाय किसके, कॉपर +2 के। उसका कारण क्या है देखो, तो अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं, और क्वेश्चन क्या है सुनिए। क्वेश्चन है उसका, देखिए क्या, यद्यपि कॉपर प्लस का 3d10 विन्यास होता है, कॉपर प्लस का कैसा, अरे 3d10 विन्यास होता है, 3d10 विन्यास होता है, किंतु फिर भी किंतु फिर भी जलीय विलयन में, किंतु फिर भी जलीय विलयन में यह, किंतु फिर भी जलीय विलयन में यह कम स्थायी होता है ना, यह जलीय विलयन में यह कॉपर +2 की तुलना में, कॉपर +2 की तुलना में
कम स्थायी होता है, कम स्थायी होता है। उसका कारण क्या है? देखो, कॉपर से कॉपर प्लस बनाया, ठीक है ना, तो आसानी से बन जाएगा कॉपर से कॉपर प्लस, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम देनी पड़ रही है आपको ना। अब कॉपर प्लस से कॉपर प्लस टू बना रहे हैं ना, तो उस दौरान आयनाइजेशन एंथैल्पी लग तो ऐसा रहा ज्यादा देनी पड़ रही है, पर उसके बाद कॉपर प्लस टू का जो जलीयोजन होगा ना, अरे वो ज्यादा होगा। तो जो जलीयोजन एंथैल्पी है वो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ना किसी कॉपर प्लस टू की, उसको बैलेंस कर देती है। और जलीयोजन एंथैल्पी जितनी ज्यादा निकलेगी, अरे एनर्जी सिस्टम से जितनी ज्यादा निकलती है ना, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। अरे कॉपर प्लस से कॉपर प्लस टू का साइज छोटा हो जाएगा, और साइज जितना छोटा होता है उसका जलीयोजन उतना ही ज्यादा होता है। जलीयोजन ज्यादा तो जलीयोजन ऊर्जा भी ज्यादा निकलती है। तो कॉपर प्लस से कॉपर प्लस टू बनने के दौरान एनर्जी जो दे रही है ना आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो कम है बजाय किसकी, उसका जलीयोजन होगा, उससे जो एनर्जी निकलेगी उसकी। इसलिए कॉपर प्लस टू जलीय विलयन में ज्यादा स्थायी है। बाकी लगे सर हमको कॉपर प्लस वन जो है वो ज्यादा स्थायी होना चाहिए, पर वो कैसा है, कम स्थायी। तो मैं इसका कारण लिखता हूं, देखो आपके लिए। और इसका कारण क्या है, देखिए सुनिए क्या लिखेंगे कारण इसका। अच्छा सवाल है, आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे अपन, देखो ठीक है ना, यानी कॉपर प्लस जलीय विलयन में, जलीय विलयन में कम स्थायी होता है। कम स्थायी होता है। जलीय विलयन में कैसा होता है भाई, कम स्थायी होता है ना, क्योंकि कॉपर प्लस टू की उच्च जल योजन ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा, अरे जलयोजन ऊर्जा कह दो या जलयोजन एंथैल्पी कह दो एक बार, क्योंकि कॉपर प्लस टू की उच्च जलयोजन एंथैल्पी होती है। कॉपर प्लस टू की क्या होती है भाई, अरे उच्च जलयोजन एंथैल्पी, एंथैल्पी होती है। जो कि इसकी द्वितीय, जो कि इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी को, द्वितीय आयनन एंथैल्पी को क्या कर देती है भाई, संतुलित कर देती है ना। द्वितीय आयनन एंथैल्पी को संतुलित कर देती है। क्या कर देती है भाई, संतुलित कर देती है, संतुलित कर देती है। इसलिए कॉपर प्लस जलीय विलयन में, जलीय विलयन में शीघ्र ही कॉपर प्लस टू में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कॉपर प्लस टू में क्या हो जाता है भाई, अरे परिवर्तित हो जाता है। कॉपर प्लस टू में क्या हो जाता है, अरे परिवर्तित हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो ये है आपकी क्या,
अरे ये क्या है आपकी, ये अच्छा सवाल है कॉपर का। अरे ये कॉपर वाला अच्छा सवाल है। जैसे अपन क्या कह रहे हैं कि जो कॉपर प्लस है ना, अरे कॉपर प्लस, इससे जो कॉपर प्लस टू बनेगा, ये लो ये कॉपर प्लस टू, और इसको क्या, अरे जल में डालोगे आप, तो इससे क्या बनेगा, कॉपर प्लस टू, अरे एक्वस बनेगा। ठीक है ना। ये तो क्या है, गैसीय। और ये क्या है बच्चों, अरे गैसीय। तो इसका मतलब यहाँ तो क्या देनी पड़ रही है अपन को, आई सेकंड देनी पड़ रही है। और यहाँ क्या निकलेगी आपकी, डेल्टा एच हाइड्रेशन। अरे डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो ये डेल्टा एच हाइड्रेशन जो है ना, अरे कॉपर प्लस टू के लिए डेल्टा एच हाइड्रेशन की वैल्यू है, ये ज्यादा है किससे, अरे इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, उससे। इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, अरे उससे कैसी है, ज्यादा। इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, उससे कैसी है बच्चों, अरे ज्यादा है। ये लो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, उससे कैसी है, अरे ज्यादा है भी। ये लो, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। सॉरी। हाँ भाई, अब देखिए, ये तो हो गया अपना यहां तक। एक मिनट। हाँ जी, अगला देखिए अब क्या पढ़ेंगे अपन, अरे अब पढ़ेंगे अपन, देखिए। हाँ जी, यानी अब यूं कह रहे हैं अपन, ई m+3 और m+2। m+3 m+2 की प्रवृत्तियां। भाई अभी तक तो अपन ने कौन सा देखा था, m+2 से m1। अब क्या देख रहे हैं अपन, अरे अब क्या देख रहे हैं अपन, अब अपन देख रहे हैं कि m+2 से m+3, यानी वो भाई कौन सा एलिमेंट से, यानी कौन सा संक्रमण धातु है उसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था अरे ज्यादा स्थायी है, यानी +2 +3 में कन्वर्ट हो सकती है। तो अब की बार अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रोड कौन सा, m+3 से m+2 वाला। पहले कौन सा देखा, m से m+2, यानी m+2 से m1। अब कौन सा देख रहे हैं, m+2 से m+3, यानी m+3 से m+2।
यानी कहने का मतलब ये है कि भाई +2 वाला +3 में कन्वर्ट हो सकता है क्या, यानी किसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्थायी होगी, जैसे क्रोमियम की +3 ज्यादा स्थायी होती है बजाय किसके +6 के, ठीक है ना। तो देखिए इसकी मैं वैल्यू लिखता हूं आपको पहले, देखिए, हाँ जी, अब देखो स्कैंडियम है, वो तो हमको पता ही है +3 दिखाता है। अरे स्कैंडियम की तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, ज्यादा स्थायी, तो मैं यहां से लिख दूं E0 स्कैंडियम +3 स्कैंडियम +3 से स्कैंडियम, ठीक है ना। फिर लेते हैं टाइटेनियम +3 से टाइटेनियम, अरे +2, ये स्कैंडियम +2, और एक ले लेते हैं वेनेडियम +3 से वेनेडियम प्लस, और ऐसे ही क्रोमियम +3 से क्रोमियम प्लस, और ऐसे मैग्नीज +3 से मैग्नीज +2, और ऐसे ले लेते हैं अपन आयरन +3 से +2 वाला, आयरन +3 से +2, और ऐसे ही ले लेते हैं अपन क्या कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 वाला, और इसके बाद कॉपर यानी +2 से कॉपर, और उसके बाद ले लेते हैं जिंक, सॉरी सॉरी +3 से +2, और सबसे लास्ट में वही Zn +3 से Zn+। अब देखिए, आप सुनिए, देखिए इसकी जो वैल्यू है ना आपकी, वो तो है माइनस का 2.09 वॉट, और इसकी जो वैल्यू है ना वो है -का 0.37 वॉट, टाइटेनियम की। वेनेडियम की है -का 0.26 वॉट, और क्रोमियम की है -का 0.41 वॉट, और इसकी है +का 1.57 वॉट, इसका वही +का 0.77 वोल्ट, और कोबाल्ट की है +का 1.97 वोल्ट, और ये जो वैल्यू है ना आपकी कोबाल्ट, एक सेकंड निकल रह गया ना, एक सेकंड, कोबाल्ट की बात निकल रह गया, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक ऐसे ही आएगा ना। मैं इसको लिख देता हूं एक बार पहले कि यहां कौन आएगा Na+3, उससे Na+, अरे 2, और इधर कॉपर +3 से कॉपर +2, ठीक है ना। और चाहे तो जिंक भी लिख सकते हैं, पर देखो इनके लिए जो वैल्यू है ना ये, अरे ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ये हायर वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा उच्च वैल्यू, यानी निकल कॉपर है
इनके लिए जो ये +3 से +2 वाला अपचयन विभव है ना, या इलेक्ट्रॉन विभव है, E0 M+3 से M+2, ये कैसा होता है अभी? अरे ये कैसा होता है बच्चों, ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना, तो इसके लिए देखो ना, अरे यहीं से बढ़ रहा है, देखो एक सेकंड, इसका 4 बनी है क्रोमियम का 26, हाँ, और ठीक है ना, देखिए आप सुनिए, वही वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, मैंने पहले भी कहा था ना आपको, पहले भी आपको वैल्यू याद नहीं रखनी थी, अब भी आपको वैल्यू याद नहीं रखनी। जैसे पीछे वाले में कैसे देखा था अपन ने, M+2 से M, कौन सा इलेक्ट्रॉन विभव, उसमें क्या था, स्कैंडियम तो +2 दिखाता ही नहीं है, तो वो तो हटा ही दिया अपन ने, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक बढ़ा, मैग्नीज में घट गया, फिर उसके बाद मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर तक बढ़ा, फिर जिंक में घट गया, दो जगह गड़बड़ थी। फिर एक मैग्नीज और जिंक का तो मतलब जितना ऋणात्मक होना चाहिए उससे भी ज्यादा ऋणात्मक था, और एक कॉपर का धनात्मक था। अपन ने यही बातें लिखी थी, फिर अपन ने लिख लिया कि जिसके मतलब E0 M+2 M जो इलेक्ट्रॉन विभव है, जिसका मान जितना न्यूनतम होगा उसके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी, इसका मतलब उसका M+2 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होगी। कोई सेम कहानी यहां हो जाएगी कि जिसके लिए E0 M+3 M+2 जितना ज्यादा, अरे क्या होगा, न्यूनतम, तो उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी, इसका मतलब +2 से +3 में ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा महत्व की होगी। लेकिन जिसके लिए देखो, इनके लिए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जैसे निकल, कॉपर और जिंक आएगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब इनकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब अरे इनका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में ऑक्सीकृत नहीं होगा, यानी उसकी प्रवृत्ति बहुत कम होगी। तो ऐसा हमने पीछे भी लिखा था, ऐसा हमने पीछे भी लिखा था, तो इसको मैं एक बार देखिए सेट करता हूं, फिर अपन लिखते हैं कुछ पॉइंट वही पहले की तरह। तो कैसे लिखेंगे देखो, हाँ जी, देखिए, चलिए वही अपन कुछ पॉइंट लिखते हैं, वही पहले की तरह। देखिए क्या है कुछ पॉइंट, हाँ जी, देखिए पहला पॉइंट तो अपन ये लिख सकते हैं, देखो, और स्कैंडियम के लिए तो ये वैल्यू कितनी ज्यादा नेगेटिव है, माइनस का 2.09, तो यहां भी क्या था, स्कैंडियम, फिर देखो, अरे एक बार देख लो इस वैल्यू को, ये लो, देखो क्या थी अपने पास, स्कैंडियम की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव, फिर वैल्यू बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर यहां घट गई, देखो क्रोमियम में अचानक, फिर बढ़ गई, और फिर बढ़ गई, फिर तो आगे बढ़ती जा रही, अरे फिर तो आगे बढ़ती ही जा रही है ये वैल्यू, अरे फिर तो आगे ये वैल्यू आपकी बढ़ती ही जा रही है, और आगे जाके तो निकल, कॉपर, जिंक में तो बहुत ज्यादा हुई। इसका मतलब स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से दिखाएगा, क्यों, इसका इलेक्ट्रॉन विभव तो सबसे कम है, अरे नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा वो सबसे कम। ऐसे देखो क्रोमियम में भी क्या है, ये वैल्यू वापस से घट गई, भाई यहां बढ़ी बढ़ी, फिर घट गई, और फिर आगे जाके फिर बढ़ रही है, इसका मतलब ये क्या नहीं दिखाएंगे, अरे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएंगे, जैसी है ना, फिर भी दिखा सकते हैं थोड़ा यहां तक, लेकिन आगे वाले नहीं दिखाएंगे, निकल, कॉपर, जिंक वगैरह नहीं दिखाएंगे, क्यों, इनके इलेक्ट्रॉन विभव का मान इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अरे नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको तो ऐसे याद रखना है कि वही पहले बढ़ा, फिर क्रोमियम में जाके घट गया, फिर वापस बढ़ा, पर क्रोमियम तक नेगेटिव है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक नेगेटिव, और फिर आगे पॉजिटिव चल रहा है, बस आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैग्नीज का पॉजिटिव ज्यादा है, और आयरन का पॉजिटिव कैसा, अरे कम, देखो आयरन वाला घट गया उल्टा ही, मैग्नीज का बड़ा, आयरन का फिर घट गया, है तो पॉजिटिव वैल्यू, पर भाई उससे तो कमी है ना, किससे, मैग्नीज से, इसका मतलब मैग्नीज और आयरन में कंपेयर करें तो आयरन +3 आसानी से बनाएगा, बजाय किसके, मैग्नीज +3 के, क्यों, उसका इलेक्ट्रॉन विभव ज्यादा धनात्मक, इसका है तो धनात्मक पर उससे कम है,
तो इसका मतलब ये आसानी से ऑक्सीकृत होगा बजाय +2 से +3 में इसकी। ठीक है ना, ऐसे आपको कंपेयर करना है। अब सुनिए, तो अपन क्या लिखेंगे, देखो पहला पॉइंट तो वही कि जिन संक्रमण धातुओं के लिए, कोई पहले की तरह है ना, कि जिन संक्रमण धातुओं के लिए, जिन संक्रमण धातुओं के लिए E0 M+3 M+2 M+3, जिन संक्रमण धातुओं के लिए E0 M+3 M+2 का मान जितना अधिक न्यूनतम होगा, अरे जितना अधिक क्या होगा बच्चों, न्यूनतम होगा, जितना अधिक न्यूनतम होगा उसकी ऑक्सीकृत होने की, उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ही उच्च होगी, उतनी ही उच्च होगी। तथा उसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था, उसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व उतना ही उच्च होगा, स्थायित्व उतना ही उच्च होगा। बस वही पीछे वाले की तरह ही कर रहे हैं हम, सेम। ठीक है ना, ये लो, एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट देखिए आप, हाँ ठीक है ना। अब मैग्नीज में यह गड़बड़ थी भैया ना, यानी मैग्नीज के लिए, मैग्नीज गड़बड़ कर रहा था ना, अरे मैग्नीज गड़बड़ कर रहा था, देखो यहां से बड़ा 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 यहां तक, पहले यहां तक बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ गया, और फिर देखो उससे कम, अरे ये हो गया, यानी वो जाके पॉजिटिव हो गया ज्यादा, बजाय किसके, आयरन के। ठीक है ना, बजाय किसके, आयरन की। तो हमसे कोई पूछे भाई कि मैग्नीज के लिए M+3 M+2 जो इलेक्ट्रॉन है इसका मान कैसा है, उच्च, उसका कारण क्या है, क्योंकि मैग्नीज से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उसको अर्धपूर्णित विन्यास मिल जाएगा। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा हो जाएगा बहुत। इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन का मान ज्यादा कैसा है, धनात्मक, यानी अपेक्षित मान से भी ज्यादा धनात्मक। तो क्या लिखेंगे अपन, यानी अपन लिखेंगे अगला पॉइंट ये। हाँ, देखिए दूसरा पॉइंट, मैग्नीज का E0 M+3 M का मान, का मान अपेक्षित मान से, का मान अपेक्षित मान से अधिक धनात्मक प्राप्त होता है, अधिक धनात्मक प्राप्त होता है।
क्योंकि क्योंकि मैग्नीज से तृतीय इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए भाई +2 से +3 में जाएगा तो भाई एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना, वो तीसरा इलेक्ट्रॉन हुआ। तो तृतीय इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, आवश्यकता होती है। इसलिए इसके इसके E0 M+3 M+2 इसलिए इसके M+3 M+2 का मान अधिक धनात्मक होता है। मान अधिक धनात्मक होता है। धनात्मक होता है का मान क्या होता है भाई? अरे अधिक धनात्मक होता है ना, इसका मान कैसा होता है? अधिक धनात्मक होता है। ठीक है ना। एक देखो, जिन संक्रमण धातुओं के लिए E0 M+3 M+2 का मान धनात्मक होगा, इसका मतलब उनकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कैसी होगी? कम होगी, यानी उनका +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा महत्व का नहीं है। ठीक है ना, तो इस बात को भी अपन लिख सकते हैं चाहे तो। देखिए तीसरा, जिन संक्रमण धातुओं के लिए जिन संक्रमण धातुओं के लिए जिन संक्रमण धातुओं के लिए E0 M+3 M+2 का मान कैसा होता है? धनात्मक है ना, का मान धनात्मक होता है। ऊपर वाले का उल्टा पॉइंट है एक तरीके से। ऋणात्मक है तो ऑक्सीकृत आसानी से हो जाएगा, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्थायी होगी और यहाँ कम स्थायी होगी, तो का मान धनात्मक होता है उनकी उनकी ऑक्सीकृत उनकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ठीक है ना, कम होती है।
अतः उनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था कम स्थायी होती है, कम स्थायी होती है। ठीक है ना, कैसी होती है भाई, कम स्थायी होती है ना। ये लो, देखिए एक क्वेश्चन देखिए, एक बार मैं क्लास थोड़ा देखता हूँ, देखो ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी, क्लास थोड़ी है ना बड़ी होगी, और अपन क्वेश्चन को कल करते हैं ना, 2-3 क्वेश्चन करेंगे इस पर आधारित, और फिर उसके बाद आगे की बातें करेंगे ना। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगी, क्यों क्लास थोड़ा बड़ी होगी वैसे ना, 1 घंटे 11 मिनट की क्लास होगी, और अभी तो मान लो 2-3 सवाल करेंगे तो और टाइम हो जाएगा ना। इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, देखिए इस क्वेश्चन को तो मैं इरेज कर दूं, नहीं आपको कन्फ्यूजन होगा कि क्वेश्चन तो कहाँ गया। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हम। ठीक है ना, आप शेयर नहीं कर रहे हो ना, क्लासेज को शेयर नहीं कर रहे हैं आप,